किया। तो आप सभी आज के इस लेसन के लिए रेडी रहें। कौन आपका साथी सहयोगी नहीं आ पाया है, अंतिम 1 मिनट, और आप सभी जल्द से जल्द उन्हें आमंत्रित करें। और राज सर को अनुरोध करूंगा कि जब भी आप नेटवर्क में आए तो सर कृपया आप भी आज की इस जूम सेशन में चार चांद लगाएंगे। और आपका इंतजार हमारी इंटायर कम्युनिटी करती है। तो आप अभी बिजी शेड्यूल की वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और अभी भी आप ऑन द वे हैं, यात्रा में हैं, फिर भी आपने कोशिश किया कि इस जूम में आप आए। और जैसे ही आपके पास नेटवर्क रहता है तो आप अवश्य यहाँ पे अपना कीमती समय दें सर। और इसी के साथ साथियों, एक बार फिर से आग्रह, जो नव आगंतुक साथी आज पहली बार आए हैं इस जूम सेशन में, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिस भी साथी ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है उनको आप जरूर धन्यवाद दीजिएगा, और इस सेशन के बाद उनके साथ बैठिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी आप लीजिएगा। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज का सेशन आप कंटिन्यू करें क्योंकि 9:06 हो चुके हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। एक बार मेरी वॉइस और स्क्रीन बता देंगे, क्लियर है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। सो गुड इवनिंग वंस अगेन, आप सबका स्वागत है जितने भी आज नए लोग आए हैं जूम मीटिंग में। आज हम लोग लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, जिसमें पहला ही मैंने एक आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। कई बार क्या होता है, हमारे थोड़ा सा नॉलेज कम होने से हम अपने लाइफ में फाइनेंशियल एरिया में बहुत पीछे हो जाते हैं। जैसे एक पर्सन है, वाटर 9 किलोमीटर है तो वहां की डायरेक्शन दिख रही है, पर H2O 50 मीटर्स पे है। तो नॉलेज इज पावर, द मोर यू लर्न द बेटर यू विल बी एबल टू मेक डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो हमारे MST इकोसिस्टम में मनीष बेनियाल जी जो है, उन्होंने ये एक पिक्चर दी थी, और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में रोल प्ले करती है। और हमारा जो इकोसिस्टम है उसका नाम है MST ब्लॉकचेन, लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी। आपके फाइनेंशियल एसेट के डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं ये जो एक जूम मीटिंग है, ये आपको कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको जरूर इनकम और नॉलेज, ये दोनों चीज की वजह से मिलेगा। तो वेलकम टू अवर इकोसिस्टम दैट इज MST ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन का नाम लिया तो हमारी कंपनी का जो बैकबोन है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना लिया है। हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और इस ब्लॉकचेन बनाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, आज एक कॉमन पर्सन के लाइफ में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये जो 3 चीजें हैं, ये डिजिटल दुनिया में हमेशा हमें मिलनी चाहिए। इसलिए हमने ये इकोसिस्टम बनाया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, ये 3 चीजें बेहतरीन तरीके से देती है। और जैसे हम लोग आज इंटरनेट के थ्रू इस इकोसिस्टम में कनेक्ट हुए हैं, तो विदाउट इंटरनेट तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। बट इंटरनेट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो और बहुत अपडेट होनी चाहिए, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। इस डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, ये जो 3 चीजें हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया से लेके इंटरनेशनली कोई भी हमारे इकोसिस्टम में आता है उसे मिलनी चाहिए। ऐसा हमने ये इकोसिस्टम डिजाइन किया है। और करंट जितने भी इकोसिस्टम स्टार्ट है, जिसमें सारी की सारी चीजें ओपेक, ओपेक मीन्स कहीं ना कहीं अपारदर्शी है, सेंट्रलाइज मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो हमारे इकोसिस्टम में, या हम जो फिजिकल में सारी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो लैंड की रजिस्ट्री हो, चाहे हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन हो, वो सारी चीजें, उसमें मैनिपुलेशन होता है। और उसके वजह से एक कॉमन पर्सन को दिक्कत हो जाती है, और लिमिटेड लोगों के पास में पावरफुल चीजों का कंट्रोल है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट मैं हमेशा कहता हूं कि नेचर ने हमें 100% कंट्रोल दिया है जीने का, हमारे पास फ्रीडम है। तो क्या हमारा एसेट और हमारा डाटा, उसका कंट्रोल हमारे पास है? आप अगर ध्यान से 30 सेकंड सोचोगे तो है नहीं। आज हमारा डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हम लोग जो सारी चीजें यूज करते हैं, हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उसमें आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, ये उनको पता है। तो ये 100% डाटा और एसेट का जो कंट्रोल है,
वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो एमएसटी इकोसिस्टम में क्या मिलेगा आपको, क्या डिफरेंट है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारी चीजें फेयर रहती है, सिक्योर रहती है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एक तो सबसे पहले ये अनहैकेबल है, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट है। हमारा भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, ये पब्लिक है, हर कोई उसे देख सकता है, पब्लिक ब्लॉकचेन है। और डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक पावरफुल वर्ल्ड है। आज हम लोग 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारा एसेट, हमारा डाटा, या हम जीना चाहते हैं। तो वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम क्या है? जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पर आज बैंक के ऊपर हम डिपेंडेंट है। और जब ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी, बैंकिंग सिस्टम अगर है नहीं, तो फिर ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स कौन वेरीफाइड करेगा? ब्लॉकचेन में डाटा ट्रांसफर होता है, वैल्यू ट्रांसफर होती है, फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर होते हैं, तो कोई ना कोई तो मीडिएटर चाहिए, और वो डिसेंट्रलाइज चाहिए। तो उसमें एक कॉमन पब्लिक आ सकती है, और एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी है हमारे पास, कि हम लोग, एक नॉर्मल पर्सन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आकर इसका नोड वैलिडेटर बन सकता है। अब ये नोड वैलिडेटर क्या है? तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, जितने नए लोग हैं, नोड वैलिडेटर के थ्रू ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब ब्लॉकचेन बहुत सारे हैं, बट उसमें लेयर वन ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें बिटकॉइन सबसे पहले लेयर वन ब्लॉकचेन है, उसके बाद में इथेरियम एक लेयर वन ब्लॉकचेन आया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो लेयर वन ब्लॉकचेन में ऑन चेन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है तो हर किसी ने देखना चाहिए। तो यहाँ पे भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में भी आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन चेन होंगे। और ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करने के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया बिटकॉइन में, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जिसमें बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर रहता है, लगता है, स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, अलग अलग टाइप के जो पजल्स है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं। और जिनके थ्रू ये ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होते हैं उनको रिवॉर्ड की तरफ पे नेटिव कॉइन मिलता है। और हर लेयर वन ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन होता है, जो जो नोड वैलिडेटर्स होते हैं, या बिटकॉइन में माइनर्स बोलते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करते हैं, उन्हें ये नेटिव कॉइन हमेशा मिलते रहता है। जैसे ही इथेरियम में आज 32 इथेरियम स्टेक कर कर आज आप और हम भी नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। और उसके बाद में आपके थ्रू अगर ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड होंगे अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो इथेरियम ब्लॉकचेन आपको नेटिव कॉइन देगा, इथेरियम कॉइन। बट क्या सही में ये कॉमन पर्सन के लिए पॉसिबल है क्या? आज तो ब्लॉकचेन ढंग से नहीं पता, बिटकॉइन का सिर्फ नाम हमने सुना है, उसकी डिटेल कभी नहीं बताई, ना समझी, ना किसी ने इतना समझ दिया। तो ये दोनों लेयर वन ब्लॉकचेन में अब तो हम माइनर या नोड वैलिडेटर नहीं बन सकते, पता होने के बाद भी, भले उसमें अच्छी इनकम क्यों ना हो। बट यहाँ पे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एक कॉमन पर्सन को भी एंटर करना था, इसलिए प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म है, जिसमें सिर्फ 50% कॉइन आपके ऑटोमेटिक स्टेक होते हैं, और आपके बिहाफ पे जो ट्रांजेक्शन है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में वो होंगे, और उसके बिहाफ पे डेली आपको नेटिव कॉइन का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे इकोसिस्टम में, कि आपके थ्रू ऑटोमेटिकली नोड वैलिडेटर आप बनने के बाद में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का एमएसटीसी नेटिव कॉइन जो है वो आपको मिलते रहेगा। कब तक मिलते रहेगा? 7 नवंबर 2044 तक डिक्रीजिंग लेवल में। उसके लिए आपको क्या करना है? 10 लाख 15 लाख लगाने हैं क्या? ब्लॉकचेन का नॉलेज होना चाहिए, कंसेंसस मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सरल प्रोटोकॉल है। आपको सिर्फ एक बार हमारे साथ में पार्टनरशिप करनी है, और आपको आने वाले 20 ईयर्स तक भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन डेली आते रहेगा। कितने देने पड़ेंगे, कितना कॉइन आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, इनमें सब में है, माइनर्स है,
नोड वैलिडेटर है, बट ना हमें कभी बताया गया, ना हम कभी समझ पाए, और अब समझ पा रहे तो उतने पैसे है ही नहीं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इकोसिस्टम में हमारे, कि आज आपको भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी सुनने भी मिल रही है, और आपके पास में आज समय भी है कि आप बन सकते हो, बट ये लिमिटेड है। यहाँ पे नोड वैलिडेशन लिमिटेड है, कुछ ही लोगों को भारत में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो समझेंगे वो ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद में कभी भी जिंदगी में आने वाले एरा में कभी भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि के लिए नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी जो लिमिटेड है वो खत्म हो जाएगी। स्केलेबिलिटी एक टेक्निकल वर्ड है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन में। इसको ट्रांजैक्शन पर सेकंड बोलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आज जितने भी ब्लॉकचेन्स है उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शन फीस लग रही है और कितने जल्दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। बिटकॉइन में 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, इथेरियम में 15 से 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, बट भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में अभी हम जो पोजीशन पे है यहाँ पे 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होंगे, और क्वार्टर 1 2026 में हम लोग 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? सिर्फ बोलने से जाएंगे क्या? नहीं। शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये टेक्निकल जो ऑलरेडी चीजें हैं वो हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने, जब ये एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बन रहा था तब फ्यूचर को देख के ऑलरेडी बना लिया है। तो यहाँ पे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो ट्रांजेक्शन की स्पीड रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। यूज केसेस क्या है ब्लॉकचेन के? ठीक है, ब्लॉकचेन समझ गया, नोड वैलिडेटर आप बन गए, एमएसटीसी नेटिव कॉइन आपको मिल रहा है, बट उस नेटिव कॉइन का लिक्विडिटी क्या रहेगी, यूज केस क्या रहेगा? जैसे आज हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड क्यों खरीद के रखते हैं? सबसे ज्यादा हमारी लेडीज वुमेन्स एम्पावरमेंट क्यों गोल्ड खरीद के रखती है? उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आया तो उन्हें पता है उसकी लिक्विडिटी है, कभी जरूरत पड़ी तो सोनार के दुकान में जाके रख देंगे, या कभी जरूरत पड़ी तो कभी इमरजेंसी में रात में 12-1 बजे अगर जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में तो किसी को भी आप देकर पैसा ले सकते हो। उसे बोला जाता है लिक्विडिटी। और हम नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एमएसटीसी की क्या लिक्विडिटी है, और भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन के क्या यूज केसेस है? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका लिक्विडिटी और यूज केस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ब्लॉकचेन तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका क्या यूज केस है? तो यूज केस में आज जितनी भी सारी चीजें चल रही है प्रैक्टिकली फिजिकली सेंट्रलाइज तरीके से, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटी, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जितनी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली चल ही रही है। हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बाहर देश से लोग पैसा भेजते हैं, हमारे पास आने में समय लगता है, बीच में एक्सचेंजेस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। हेल्थ केयर में फिजिकल हम लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं तो वो मेंटेन नहीं कर पाते। रियल इस्टेट में फ्रॉड्स हुए हैं, अभी नहीं हुए क्योंकि अभी तो टेक्निकल सारी चीजें हैं, बट एक एक प्लॉट 10-10 जगह एक 10-10 लोगों को बेचा गया। एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया में बहुत सारी प्राइवेसी ब्रेक हो जाती है। गवर्नमेंट में तो आप सब हम जानते हैं कि कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है डॉक्यूमेंटेशंस में। ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेगी क्या? नहीं। धीरे धीरे जब एक कॉमन पर्सन को पता चलेगा कि अगर रजिस्ट्री करनी है और वो ब्लॉकचेन में करना है मुझे, और एक बार ब्लॉकचेन में डालने के बाद वो कभी भी डाटा चेंज नहीं होगा, अनहैकेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो एक कॉमन पर्सन भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए ब्लॉकचेन में रजिस्ट्री करेगा। रियल इस्टेट में जाएंगे, हेल्थ केयर में जाएंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। क्यों देता हूँ? उसके स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं या नॉलेजेबल लोग होते हैं वो कोई ना कोई स्टेप लेते हैं तो उसके पीछे बहुत रिसर्च करते हैं, कई साल की उनकी रिसर्च रहती है, कई एक्सपर्ट्स को वो लोग पैसे देके उसमें जो डीप सारी चीजें हैं, क्या सीक्रेट्स है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें देते हैं। तो वॉलमार्ट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है।
और वॉलमार्ट अगर रिटेल सबसे बड़ा सेक्टर है, वो अगर ब्लॉकचेन यूज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और वहां से हम लोग कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि वॉलमार्ट में एक कॉमन पर्सन जाके कुछ ना कुछ गुड्स तो परचेस कर ही रहा है, तो इनडायरेक्टली हम भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लॉकचेन को यूज कर ही लेंगे। जैसे आज हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारी जरूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है। पहले जब एंड्रॉयड मोबाइल निकला था तो बोलते होंगे अरे इतना बड़ा पैसे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बट आज हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ये सारे यूज केसेस धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन में आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से आ जाएंगे, बट धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आएगी। उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं क्या, कि हम लोग सिर्फ मीटिंग में आके सिर्फ हमारा नोड सेलिंग कर रहे हैं या आपको ब्लॉकचेन बता रहे हैं, आप बन जाओ, फ्रैक्शन ले लो। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2020 में एपेरी का निर्माण किया, आप गूगल में जाके देख सकते हैं। एपेरी से बनाया गया है सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इन इंडिया, ताकि सारी चीजें, सारा इकोसिस्टम आने वाले समय में ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि एक कॉमन पर्सन से लेकर गवर्नमेंट के भी जो सर्वेंट्स हैं उनका भी काम इजी हो। और ये सारी चीजें अनहैकेबल रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी और डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेगी। ये सिस्टम, उसमें भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, अगर धीरे धीरे कर कर हम लोग इस चीज को अगर समझेंगे। हमारी कंपनी भी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ नोड सेलिंग कर रही है या सही में कुछ डेवलपमेंट कर रही है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो कंपनी क्या कर रही है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, उसमें भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। हम लोग कैंपस वर्क कर रहे हैं, कॉलेजेस में इसका नॉलेज दे रहे हैं, फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू सुन तो रहे हैं, ऑलरेडी नोड वैलिडेटर है बट हमें समझ तो रहा है। हम कहीं ना कहीं एक कॉमन पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, कोई ना कोई तो यहाँ नया पर्सन आया है तो किसी न किसी के थ्रू अवेयरनेस हो रही है। और पहला स्टेज होता है कोई भी इसमें अवेयरनेस, उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस। तो आज अवेयरनेस स्टेज से आगे निकल चुका है इंडिया। आज इंडिया बहुत बड़े लेवल पे है, गवर्नमेंट एंटिटी से लेके हमारी जनरेट या एक कॉमन पर्सन धीरे धीरे ब्लॉकचेन को समझ रहा है। और आने वाले समय में सारी चीजें ब्लॉकचेन में आएगी। और मान लेते हैं कि धीरे धीरे कर कर कुछ इकोसिस्टम्स गवर्नमेंट से रिलेटेड या छोटे छोटे बिजनेसेस भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आएंगे। तो वो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट को फॉलो करते हुए इंडिया से लेके इंटरनेशनली ये सारी चीजें हो सकती है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये तो सारी चीजें बता दी। पूरा एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन 21 नोड्स पे रन करेगा। 21 नोड्स में पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी ने स्टेकिंग में रखे हैं, जिसमें स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और कोर गवर्नेंस, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें एमएसटीसी कॉइन लगेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसको ऑलरेडी 3 नोड स्टेकिंग में रखे हैं, ताकि इकोसिस्टम में कोई दिक्कत ना आए, ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना आए, स्केलेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, अपग्रेडेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए 3 नोड रखे हुए हैं। बचे हुए जो 18 नोड्स है वो किसके लिए है? वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आपके मेरे लिए है, एक कॉमन पर्सन के लिए है। अब हमने एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? ताकि एक कॉमन पर्सन तक नोड वैलिडेटर जाएगा और उसके पास में 1 लाख रुपए नहीं होंगे। अगर 1 लाख रुपए का एक फ्रैक्शन होगा तो कोई नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसको, एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया, ताकि एक कॉमन पर्सन भी इस पर आकर भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन पाए। तो टोटल हमारे इकोसिस्टम में ये जो गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है? कितने फ्रैक्शंस है पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए? 12,60,000 फ्रैक्शंस, ये पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए। और हम अगर मान लेते हैं कि 35 करोड़ लोग जो अभी अभी बर्थ हुआ है उनका, और बहुत सारे लोग हैं जो 70 के ऊपर है, फिर भी 100 करोड़ लोगों के लिए 12,60,000 फ्रैक्शन, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले ही कितनी कमतरता है। और उसमें भी हमने, हमारी कंपनी ने जो आईडीओ स्टार्ट किया था, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जैसे आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट में है, ब्लॉकचेन में है, तो उसे आईडीओ बोला जाता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग।
इनिशियल डेस्क ऑफरिंग में 7 नवंबर 2024 से हमने इंडिया की केवाईसी स्टार्ट करी। इंडिया की केवाईसी विथ 18% जीएसटी के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में हमने ये स्टार्ट किया। और पहला एक जो फ्रैक्शन था वो था 1000 प्लस 18% जीएसटी। 1000 प्लस 18% जीएसटी मीन्स एक फ्रैक्शन मिनिमम आप बाय कर कर हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें 1180 में अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो 20 कॉइन पर डे मिलते थे। 20 कॉइन पर डे एमएसटीसी मिलते थे, और ये मिलते थे 7 नवंबर 2044 तक। ये एक ऐसा पार्टनरशिप है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में कि एक बार करने के बाद में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन मिलता है। बट इसका अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, लाइव रेट आप देख सकते हैं www.mstblockchain.com पर जाकर। आज मोर देन 66,000 प्लस लोग हो चुके हैं, और 3 लाख से ज्यादा फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। पर फ्रैक्शन बाइंग पे 0.0018 पैसे से इसका रेट इंक्रीज होता है। और आज 66,000 लोग हैं जिन्होंने 3 लाख के ऊपर फ्रैक्शन बाय कर लिए है। इस वजह से आज अगर किसी को एक फ्रैक्शन बाय करना है, अगर मुझे भी वही फ्रैक्शन बाय करना है, तो 3100 के ऊपर इसका प्राइस जा चुका है। मतलब जो फ्रैक्शन सिर्फ 1180 रुपए में मिल रहा था और डेली 20 MSTC नेटिव कॉइन मिल रहे थे, आज वही फ्रैक्शन हमें 3100 रुपीज के ऊपर, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, उसके ऊपर आपको देकर सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहा है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में ध्यान देने की एक बात है कि जो 1 साल पहले फ्रैक्शन चालू हुआ था, आज उसकी प्राइस 3100 रुपए है, मीन्स डबल हो चुकी है। और पर डे जो कॉइन मिल रहा था 20 कॉइन, आज वो सीधा 50% कम 9.14 कॉइन मिल रहा है। और आने वाले स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, ये 11,000 तक ये फ्रैक्शन जाएगा एक, और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। वैसे ही थर्ड स्टेज में आने वाले समय में जिनको ये बाद में अपॉर्चुनिटी पता चली, उनको 20,000 प्लस 18% जीएसटी देकर एक फ्रैक्शन खरीदना पड़ेगा, और कॉइन मिलेंगे एक फ्रैक्शन पे 3.96। और लास्ट में जैसे ही 12,60,000 फ्रैक्शन ये सोल्ड आउट हो गए, इसके बाद में जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को सुनेंगे, उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी रुपए होंगे, फिर भी वो एक भी फ्रैक्शन बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड है। और यही वो नोड वैलिडेटर रहेंगे जिन्हें 7 नवंबर 2044 तक, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, जो नोड एक्टिव होगा उसके हिसाब से उन्हें कॉइन्स मिलते रहेंगे। पूरे इकोसिस्टम में, पूरे ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंडिया के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है जो कि बिटकॉइन में हिडन रखी गई। इथेरियम में होगी भी तो हम तक पहुंची नहीं गई। बाकी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसका तो पता भी नहीं, कितने माइनर्स है, वैलिडेटर्स है, अभी भी बन सकते नहीं बन सकते, सारी चीजें हिडन है। बट यहाँ पे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये ओपन है, ओपन टू ऑल है। यहाँ पे जितने नए लोग आए हैं, जरूर आप इसको समझिए, और आपके लाइफ के फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, जिसके वजह से पर फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन मिल रहा है। फिर ये 10th नोड जब एक्टिव होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी, और आपको पर डे 8.23 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेगा। फिर ये 11th नोड जैसे एक्टिव होगा तो 7.48, ऐसा करते करते ये 21 नोड तक जब फ्रैक्शन सेलिंग होगी, प्राइस बहुत बड़े लेवल पे होगी। और जिनको बाद में पता चला, उन्हें मजबूरी में अगर समझ में भी आया, तो उतने पैसे देकर एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, और 3.92 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेगा। इकोसिस्टम में जितने जो लोग लेट आएंगे, उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और कॉइन कम मिलेंगे। और
कुछ महीनों बाद ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए खत्म हो जाएंगी। जो लोग रहेंगे वही नेटिव कॉइन ले पाएंगे। टोटल कॉइन कितना है, टोकनोमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स इन 21 नोट्स के थ्रू ही आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आएंगे। और ये नेटिव कॉइन सिर्फ बेचकर ही पैसा कमा पाएंगे क्या? नहीं। नेटिव कॉइन के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, रिवॉर्ड मैकेनिज्म, जिसमें आने वाले समय में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेकिंग कर कर अर्निंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन के द्वारा ही आप कर पाएंगे। और जिनको, जो लोग नॉन वैलिडेटर नहीं बन पाए फॉर एग्जाम्पल, उन्हें भी हमारे इकोसिस्टम में आना है तो उन्हें या तो P2P या एक्सचेंज के थ्रू पहले एमएसटीसी नेटिव कॉइन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में वो रिवॉर्ड ले पाएंगे। ब्लॉक टाइमिंग क्या है? ब्लॉक टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है। हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं पर ब्लॉकचेन में ऑलरेडी वो डिप्लॉय हो चुका है। हर 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने लोग नोड वैलिडेटर है उनको, उन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं उसके हिसाब से रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हॉल्विंग क्या करता है? टेक्निकल तरीके से जो नेटिव कॉइन है उसकी जो स्केरिसिटी है वो पैदा करता है। स्केरिसिटी कैसे पैदा होती है? कमतरता। 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाता है। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हॉल्विंग है हर 2 साल में है। और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। फर्स्ट हॉल्विंग एमएसटी ब्लॉकचेन में होने जा रही है। और ये जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, पहली ही हॉल्विंग के बाद यही 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होंगे। तो आप समझ सकते हैं 50% डायरेक्ट मिंटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा करते करते एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी और 50% कॉइन जो है मिंटिंग रिड्यूस होते रहेगा 3 सेकंड में। और इस वजह से इन्फ्लेशन के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से ये टोकनोमिक्स डिजाइन किया गया, ताकि हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन का जो डिमांड और सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाए और उसका रेट भी मेंटेन हो। इस पूरे टोकनोमिक्स में या आज हमारे पास जो इम्पोर्टेंट समय है उसमें ध्यान देने के लिए एक चीज है। 840 करोड़ कॉइन अगर हम रफली पकड़ते हैं तो पहले 2 साल में 50% सप्लाई बाहर आ जाएगा, जिसमें 420 करोड़ कॉइन जो है ऑलरेडी बाहर आ जाएंगे। उसमें ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब 1 साल में ये 50% सप्लाई बाहर आ जाएगा और बाकी जो 50% सप्लाई बचा हुआ है 420 करोड़ कॉइन, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। एक तो सबसे पहली चीज हॉल्विंग और दूसरी चीज टोकनोमिक्स 50% सप्लाई। ये हमारे एमएसटी नेटिव कॉइन को टेक्निकल तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से इन्फ्लेशन के साथ में रेट को मेंटेन करेगा। और रेट हमेशा अपसाइड जाएंगे, अप डाउन होते रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। बट ये जो टोकनोमिक्स है 2 ईयर्स और 18 ईयर्स का, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अर्ली फ्रैक्शन बायर के पास में क्या एडवांटेज है? वो ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर कर ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा कर सकते हैं। एमएसटीसी नेटिव कॉइन और कहाँ यूज होगा? सबसे पहले तो लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो भी नेटिव कॉइन है उसके बिना कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना नहीं होंगे। ये इसका सबसे बड़ा लेयर 1 ब्लॉकचेन में डिमांड होता है, जिसके वजह से हमेशा नेटिव कॉइन की डिमांड होती है। स्टेकिंग में आप डिफरेंट टाइप से स्टेकिंग कर कर अर्निंग कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि एमएसटीसी नेटिव कॉइन को हमें 5-10 साल नहीं बेचना है, तो तब तक आप नेटिव कॉइन को क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे, आप आपके नेटिव कॉइन को स्टेक कर सकते हैं। और स्टेक करने के बाद में आपको
ईयरली उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज ग्रोथ मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, एक कॉमन पर्सन भी अगर थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखता है या होल्डिंग करके रखता है, तो उससे कॉइन बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो स्टेकिंग करेगा, उसके बिहाफ पे उसे कुछ ना कुछ परसेंटेज भी मिलेंगे। इस वजह से क्या होगा, वो स्टेकिंग करने से ना वो कॉइन एक्सचेंज में आएगा, ना वो P2P सेल होगा। इस वजह से रेट में बहुत बड़ा इंक्रीज आ सकता है। ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट जब ये होता है, जैसे इथेरियम में भी हुआ, उन्होंने भी स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स रखे थे, उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो रेट इंक्रीज हुए थे। गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ MSTC नेटिव कॉइन यूज होंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये ऐसा फाइनेंस है जिसमें आप ब्लॉकचेन के थ्रू विद इन 1 मिनट लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं, आपको प्राइवेट फाइनेंस की जरूरत नहीं है। बट वहां पे भी MSTC नेटिव कॉइन का यूज होगा। लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये सारे इसके यूज केसेस है। क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन में अगर यूज केसेस नहीं रहे तो वो ब्लॉकचेन कोई काम का नहीं। बट MSTC में इतने सारे प्रोटोकॉल्स, यूज केसेस आएंगे, जिस वजह से MSTC की डिमांड क्रिएट होगी और ब्लॉकचेन भी इंडिया से लेके इंटरनेशनली फेमस होगा। तो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसे द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप बोल सकते हैं। वैलिडेटर, क्योंकि 21 नोड्स में सबसे ज्यादा कौन है वैलिडेटर, एक कॉमन पर्सन, क्योंकि 18 नोड किसके पास है, पब्लिक के पास है, डिसेंट्रलाइज तरीके से, तो वो बैकबोन रहेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप पहली बार भी आए हैं, बट आप ये तो डिसीजन ले सकते हैं कि हम अगर नोड वैलिडेटर बने तो हमें 19 ईयर्स तक नेटिव कॉइन आएगा, और धीरे धीरे हम ब्लॉकचेन समझेंगे। बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। बट आज जो इम्पोर्टेंट समय है नोड वैलिडेटर बनने का, वो हमें नहीं गंवाना। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमने सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं बनाया, हम कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर बना रहे जो डिसेंट्रलाइज रहे, आम पर्सन के हित में रहे, सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, 100% डाटा और एसेट का कंट्रोल हमारे पास हो, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो सकता है। उसमें भी भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप पार्टनरशिप कर कर हमारे नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग रेफर एंड अर्न प्रोग्राम बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको करना है। इसका आपके नेटिव कॉइन से, फ्रैक्शन बाइंग से कोई लेना देना नहीं है। आपने फ्रैक्शन लिया, आपको 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो कब तक है, ये 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट होते तक। आज मोर देन 66,000 लोग हैं, आज हम लोग जूम में कनेक्टेड हैं। कल कोल्हापुर में हमारे MST इकोसिस्टम की मीटिंग है, कॉलेजेस में कैंपस हो रहे हैं। तो ये नोड वैलिडेशन तो खत्म होगा ही होगा, 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट होंगे। बट उसमें अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, आप अपने लोगों को, या आपको लगता है कि किसी को आपको बताना चाहिए नोड वैलिडेटर बन जाए, तो उसमें वैलिडेटर जैसे आप बनते हैं तो आपको एक रेफरल लिंक मिलती है। ये रेफरल लिंक से आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, उन्होंने जितने नोड फ्रैक्शंस परचेस किए, GST छोड़कर डायरेक्ट जितने भी रहेंगे उसका 5% का आपको इनकम मिलेगा। इसके बाद में जैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी, आप 10% पर जा सकते हैं, बट उसके लिए दो कंडीशन है, आपके टीम में मिनिमम 20 लोगों ने एक एक फ्रैक्शन बाय करना चाहिए, और आपके टीम से ओवरऑल 1 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब करना है आप तब कर सकते हैं। बट स्पार्टन बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे उनसे आपको 10% की इनकम होगी। अब यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी। मान लेते हैं कि आप 10% पर है और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने एक फ्रैक्शन बाय किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने फ्रेंड को बताना है, तो मैं भी तो बिजनेस करूंगा। तो मैं जितना बिजनेस करूंगा उसका 5% बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं 5% पे हूँ, मुझे इनकम मिलेगा। बट क्योंकि आप 10% पे हैं, तो मैं जब तक 10% पे नहीं पहुंचता तब तक मैं जितना बिजनेस लाऊंगा उसका 5% का डिफरेंस कमीशन आपको इंडियन रुपीज में 2% TDS काटकर ऑटो विड्रॉल होने वाला है।
और ये वीकली होने वाला है, और ये मेहनत का आपको पैसा ही मिलेगा, ना कॉइन मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर आप 15% पर जाते हैं तो आपके टीम में दो लोग 10% वाले होने चाहिए। अब ये डायरेक्ट होने चाहिए ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब किसी डायरेक्ट को बताते हैं तो वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता या वो ज्वाइन हो जाता, बट उसने किसी को बताया और जिसे टेक्निकल नॉलेज है, ब्लॉकचेन पता है, या वो सर्च रिसर्च करता है और उसे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो तो मेहनत करेगा ही करेगा, बट वो आपकी टीम में है, तो वो आपके कोई भी लेवल पर रहे, अगर वो 10% पे गए, और ऐसे अलग अलग लेग में अगर दो लोग 10% पे आपके टीम में गए, तो आप 15% पर जा सकते हैं, और आपके टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहे जब कर सकते हैं। बट स्पाइडर बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, जहां 5% मिल रहा था डायरेक्ट का, फिर 10%, अब 15% मिलेगा, और 15% पर आप है तो कोई ना कोई 5% पे आपके टीम में होगा, कोई ना कोई 10% पे होगा। तो वो लोग जब तक 15% पर नहीं आते, तब तक आपको उनका जो डिफरेंस कमीशन है वो इंडियन रुपीज में मिलते रहेगा, वो भी आपके अनलिमिटेड डेप तक मिलते रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट स्टेज है 20% की, उसके लिए आपको दो 15% वाले दो अलग अलग लोग चाहिए, या आप दो लोगों को मदद कर कर आपकी लेवल बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल में हो। और आपकी टीम से 15 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, पूरे ओवरऑल टीम से, ना कि डायरेक्ट से। तब आप 20% पर जाएंगे, और 20% के बाद में अगर आप किसी डायरेक्ट रेफर को करते हो, तो आप सोचिए, अगर मान लेते हैं कि एक सिचुएशन लेते हैं कि एवेंजर बनने तक आपको बहुत सारा ब्लॉकचेन पता चला, या आपने किसी को बताया, उन्होंने क्रॉस चेक किया और उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग करी, जीएसटी छोड़कर मान लेते हैं, तो 20,000 रुपए का डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको मिलेगा। तो पूरे इकोसिस्टम में वैलिडेटर से लेके तो एवेंजर तक 5% से 20% का एक मेहनत करने का आपका जो पैसा है, वो इंडियन रुपीज में एमएसटी इकोसिस्टम दे रही है, जिसमें ये टोटल जो प्रोजेक्ट है 12,60,000 फ्रैक्शंस का, वो 1,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सिर्फ 5% से 20% का जो कमीशन है, वही 360 करोड़ रुपए का इनकम है, जो 2% टीडीएस काटकर हर वीक में आपको कंपनी देती है, ऑटो विड्रॉल होता है। बट आप भी 20% पर और मैं भी 20% पर, उसके बाद क्या, उसके बाद तो टीम बढ़नी ही है। तो उसके बाद में वॉरियर क्लब में आपको जाना है, जहां पे कंपनी आपको बोल रही है कि आप अगर एक बार वॉरियर क्लब में पहुंच गए, उसके लिए दो कंडीशन है, आपके टीम में दो एवेंजर होने चाहिए, इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, और आपके टीम में 40 लाख का एक बार आपके टीम से बिजनेस होना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। जितनी भी इंडिया में आईडी आ रही है, फ्रैक्शन बाइंग हो रही है, उसका 1% वॉरियर क्लब के लिए निकाला जाता है। और जैसे ही आपने ये दोनों कंडीशन फुलफिल करी, दो लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में एवेंजर, और 40 लाख का आपका फ्रैक्शन बाइंग, और उसके बाद में आपके टीम से उस महीने में 5 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग होता है, तो वॉरियर क्लब का इनकम आपको मिलता है, जो नियर अबाउट 20,000 से 30,000 के करीब पर मंथ हमारे इकोसिस्टम में बहुत लोग अपने बैंक अकाउंट में हर महीने में ले रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा इनकम है लीजेंड क्लब, 2%। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आईडी आ रही है, उसका लीजेंड क्लब के लिए कंपनी अलग से पैसा निकाल रही है, जिसमें आपके टीम में दो लोग वॉरियर क्लब में होने चाहिए, और एक बार आपके टीम से 1 करोड़ रुपए का फ्रैक्शन बाइंग होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद में आपने लीजेंड क्लब में एंट्री करी है, और जो वॉरियर क्लब में दो दो लोग हैं आपके टीम में, उनका बिजनेस छोड़कर, उनका बिजनेस काउंट नहीं होगा। आपके अदर लेग से अगर 5 लाख रुपए का बिजनेस आप मेंटेन करते हो, तो आज नियर अबाउट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम लीगल तरीके से हमारे एमएसटी इको सिस्टम में बहुत लोग हैं। ये रॉयल्टी हुई, क्लब रिवॉर्ड हुआ, और 1,800 करोड़ का 3% ये हुआ 54 करोड़। तो टोटल लीगल तरीके से
अगर आप अच्छे से वर्किंग करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, धीरे धीरे कर कर आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में 360 करोड़ जो है वो 5 से 20% का इनकम और 54 करोड़ ये रॉयल्टी है। तो 414 करोड़ का लीगल रूप से टीडीएस कट कर एमएसटी इकोसिस्टम इस 12,60,000 फ्रैक्शन बाइंग में जो मेहनत कर रहा है उसे देने के लिए तैयार है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना करता है, यहाँ कोई फोर्सिंग नहीं है। यहाँ ना फोर्सिंग है कि आप फ्रैक्शन बाइंग करें, ज्यादा करें, ना फोर्सिंग है कि आप काम करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इकोसिस्टम अच्छा लगता है तो ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस, मैंने ये इकोसिस्टम स्प्रेड करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, तो आप जो समय दे रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका लीगल तरीके से 414 करोड़ का इनकम हम सब के लिए ओपन है। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे एक सबसे अच्छी चीज होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक स्टेप लेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा लिमिटेड होती है। जैसे आज सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शंस है पूरे इंडिया के लिए। जो फ्रैक्शंस लेंगे उन्हें नेटिव कॉइन मिलेंगे, और हमारे थ्रू अगर रेफर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग इनकम करेंगे। और यहाँ पे एमएसटीसी नेटिव कॉइन जो आपको मिल रहा है, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। और आने वाले समय में इसके नेटिव कॉइन से आप डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग हमारे इकोसिस्टम से कर सकते हैं। अब मेन चीज पे बात करते हैं, जहाँ पे लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों मैंने बताने की कोशिश करी। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लॉकचेन में हम लोग सिंपल तरीके से क्या समझे, और क्यों ये कॉमन पर्सन लेगा, यूज करेगा, नेटिव कॉइन का रेट बढ़ेगा। तो उसमें हम लोग जाएंगे कि सबसे पहले ब्लॉकचेन होता क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ब्लॉकचेन हमारा डाटा स्टोर करता है, वो अनहैकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डिसेंट्रलाइज होता है। ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट बिना मिडल मैन के। जैसे बैंक के बिना ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे आज बिटकॉइन है, यहाँ कोई बैंक नहीं है फिर भी ट्रांजेक्शन सिक्योर है। वैसे ही सेम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट बैंक के ट्रांजेक्शंस वेरीफाइड होंगे। और वो किसके थ्रू होंगे? हमारे आपके थ्रू होंगे, क्योंकि हम लोग नोड वैलिडेटर है। ट्रांसपेरेंसी, सब ट्रांजेक्शंस जो है वो पब्लिक लेजर में विजिबल होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसमें हमारा भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसमें आप mstscan.com पर जाकर आप हमारे प्योरली ब्लॉकचेन देख सकते हैं। सिक्योरिटी, डाटा एक बार ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया तो चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी होती है। यहाँ पे एक बार जो डाटा आ गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल किसी एक कंपनी या गवर्नमेंट के पास नहीं होता। एग्जांपल जैसे इथेरियम है, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या है? 18 नोड्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। हम लोगों के थ्रू ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड हो रहे, डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग इकोसिस्टम को आईडीओ के थ्रू रन कर रहे हैं। नेटिव कॉइन का पर्पस क्या होता है? एमएसटीसी का के लिए यूज होगा। सबसे बड़ा डिमांड है ट्रांजेक्शन फीस के लिए। हर लेयर 1 ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन का इथेरियम है। सेम वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन क्या है? एमएसटीसी। और वो किसे मिल रहा है रोज? वो नोड वैलिडेटर को मिल रहा है, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसे ही रोज मिल रहा है। और ये कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन का फ्यूल होता है। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। नेटिव कॉइन का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन फीस, दूसरा वैलिडेटर रिवॉर्ड। ये सबसे बड़ी चीज हमें आज मिल रही है, जो लोग नोड वैलिडेटर मिल रहे हैं। गवर्नेंस, जिसमें कॉइन होल्डर्स फ्यूचर डिसीजन में वोट कर सकते हैं। जिसमें हमारा डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी चीज है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में। आप सिर्फ 200 एमएसटीसी हमारे गवर्नेंस डाओ में डालकर वोटिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में जो डिसीजंस है वो सिर्फ ओनर्स पे या हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स पे या जो मेन मेन लीडर्स है इनके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ये डिसेंट्रलाइज तरीके से डाओ में वोटिंग होगी और हमारे थ्रू ये सारी चीजें होगी।
और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ब्लॉकचेन में, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में। स्टेकिंग, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कॉइन लॉक कर कर पैसिव रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। इसमें मुझे जितना अंदाज है, इसको एपीवाई बोलते हैं, एनुअल पर ईयर। आप आने वाले समय में एमएसटीसी नेटिव कॉइन को स्टेक कर कर ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे कंपनी के थ्रू, जहाँ पे 50% से 20% आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर हम बोले तो ब्लॉकचेन क्या है, एक हाईवे है, और नेटिव कॉइन क्या है, फ्यूल और टोल टैक्स है। हाईवे बिना फ्यूल के काम नहीं करेगा, वैसे ही ब्लॉकचेन बिना नेटिव कॉइन के सस्टेनेबल नहीं होता। और इसी वजह से आज हमको और आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहे हैं, उसके यूज केस रहेंगे, कंपनी पार्टनरशिप कर रही है, उसके बिना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पंपिंग डंपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 18 नोड्स किसके लिए, पब्लिक के लिए है। रेट कौन डिसाइड करेगा, डिसेंट्रलाइज तरीके से हम और आप नोड वैलिडेटर नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करेंगे। तो ये एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, फ्यूचर में जो इकोनॉमिकल स्टेटस में हम लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे एसेट को होल्ड करें जो डिसेंट्रलाइज हो, पब्लिक के कंट्रोल में हो, लेयर 1 हो, नेटिव कॉइन हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, यूज केसेस आए, इंडिया से लेके इंटरनेशनली उसका यूज केस हो, उस तरीके से ये इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। नेवर विश लाइफ वेयर इजियर, विश दैट यू वेयर बेटर। हमारे इकोसिस्टम में भी ये एक चीज है, ना मोटिवेशन मिलेगा ना सारी चीजें मिलेगी। आज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, क्वांटम फिजिक्स, ट्रेडिंग, फिर कंसेंसस मैकेनिज्म, हॉल्विंग, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, बट नॉलेजेबल है, कॉम्प्लेक्स है, बट ये कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में लेके जाएंगी। क्योंकि आज तक हमने बहुत सारी सिंपल चीजों के पीछे गए, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग थी, और हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट गई है, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम हमें बराबर नहीं मिला। तो जरूर आप इस चीज को ध्यान में रखिए। भले ही आज ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, मेरा सेशन किसी के बाउंसर गया होगा, या मैं नहीं समझा पाया होगा कि क्या है क्या नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, बट आप जरूर इसको समझेंगे और लाइफ में अगर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा इनकम होगा। तो ये इकोसिस्टम था लर्निंग अर्निंग। अब हम प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि सही में इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट है क्या, जिसमें हम देखेंगे हमारी वेबसाइट पर जाकर, और सही में हमारा ब्लॉकचेन है क्या, ट्रांसपेरेंट है क्या, इसको हम एक बार देखेंगे। एक बार मेरे को होस्ट मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन और वॉइस विजिबल और ऑडिबल है। पुनीत जी, अगर आप है तो। जी थैंक यू पवन पुनीत जी, खनपड़े। और मेरी जैसा कि आवाज साथी और वॉइस आपको क्लियर है? विगत होगा। हेलो पुनीत सर, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट है www.mstblockchain.com, जिसमें आज अभी फ्रैक्शन का प्राइस क्या है। तो एक फ्रैक्शन का प्राइस है 2670.21, और इस पे 18% जीएसटी लगा है, दैट इज 480.64। ये 9:53 का प्राइस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नए लोग। आप कल आप सुबह देखिए ये रेट इंक्रीज होगा। तो अभी एक फ्रैक्शन बाय करना है तो 3150.85 एक फ्रैक्शन का प्राइस है। और सही में क्या सेलिंग हुई है क्या, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे और थर्ड नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे, एमएसटी स्कैन। क्योंकि हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन है तो इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी 9:54 पे 67,886 केवाईसी कर कर इंडिया में नोड वैलिडेटर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन लोगों ने मिलकर 3,17,441 फ्रैक्शंस 12,60,000 में से ऑलरेडी बाय कर लिए हैं। रिमेनिंग जो है उसमें हम बाय कर सकते हैं। किसने कितने लिए हैं उसके लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हमारा एसेट किसी को दिखना नहीं चाहिए, तभी वो ट्रांसपेरेंट होगा। बट ट्रांसपेरेंट हमारे लिए होगा, वो किसी पब्लिक के लिए नहीं होगा। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं 1409, इसके ऊपर जो एड्रेस है ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है।
आपका एसेट कितना है ये आपके सिवा किसी को पता नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने 1409 फ्रैक्शन लिए, किसी ने 1260 लिए। आप भी लेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका आएगा, ये हमारे टोटल होल्डर्स में अल्गोरिदम में हिट करेगा, सप्लाई में हिट करेगा, और पर फ्रैक्शन बाइंग पे 0.0018 रेट इंक्रीज होगा। इसके बाद में आप क्लिक हियर टू लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पे आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको कॉइन्स कहाँ दिखेंगे, 76384 कैप्चर डालने के बाद में ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम दिखेगा, आप राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए हैं। तो 2 फ्रैक्शन लिए हैं, इनके पास में 91.42 कॉइन आए हैं, इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले लिए हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे या दिखेगा क्या, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इन्होंने 23 तारीख को 4:16 पे इन्होंने 3046 में एक फ्रैक्शन लिया। फिर इन्होंने सेकंड फ्रैक्शन जो लिया 24/2 को लिया 9 बजे के करीब, तब रेट आप दे सकते हो 3069। तो इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए हैं। ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारे इकोसिस्टम में दिखेगा। और यहाँ पे आप वैलिडेटर रिपोर्ट में जाओगे तो ये आपकी रेफरल लिंक है, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे और आप किसी को रेफर कर सकते हैं। तो ये टोटल लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, मैंने समझाने की कोशिश करी। जिन्होंने भी आपको रेफर किया है जरूर आप उनसे कांटेक्ट करिए, नोड वैलिडेटर बनिए, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट पुनीत सर। थैंक यू पवन जी। और जैसा कि साथियों आज का सेशन और हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहा। पवन जी बहुत अच्छी जानकारी के साथ हमारे बीच आते हैं और एक जरूरी सूचना आप सभी के साथ साझा करना है साथियों, जिसको ध्यानपूर्वक आप सुने, क्योंकि वियतनाम टूर के लिए आज अंतिम दिन है और अभी भी हमारे पास 2 घंटे का समय है। आज मध्य रात्रि 12 बजे तक ये कॉन्टेस्ट है साथियों। अभी भी हमारे हाथ में 2 घंटे का समय है। जो भी हमारे साथी, सहयोगी, मित्र मंडल, स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, वैलिडेटर्स, क्लब अचीवर्स जिन्होंने अभी तक ये टूर क्वालिफाई नहीं किया है, तो अभी भी हमारे पास समय है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपका गोल्स है वो अगर शॉर्ट पड़ रहा है, अभी टूर क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उसको आप जल्द से जल्द आज पूरा करें। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस जूम को विराम की ओर लेके चलता हूँ साथियों। और सुबह मिलते हैं 8 बजे टेक्निकल सेशन में। और सुबह भी हमारे साथ मेरे को होस्ट और पवन कानफड़े जी रहेंगे टेक्निकल सेशन में। तो सुबह मिलते हैं 8 बजे। इसी के साथ मैं अभी इस जूम को यहीं विराम की ओर लेके चलता हूँ। जय हिंद।